Hello students, this is CA Yashoda Sharma from My Future Academy. Let's start with the chapter number 8 of biology, how do organism reproduce. यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमने चैप्टर नंबर 7 में ये देखा कि हमारे कुछ एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है जो कि हमारे एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे हो गए हमारे एसेंशियल लाइफ प्रोसेस. फिर क्यों रिप्रोडक्शन ज़रूरी है? इसका सिंपल एक आंसर है टू, ताकि इंडिविजुअल्स की लाइफ को आगे ग्रो किया जा सके. और इंडिविजुअल की लाइफ को ग्रो करने के लिए हमारे लिए एक ही ऑप्शन है, दैट इज रिप्रोडक्शन. यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर इंडिविजुअल्स दूसरे इंडिविजुअल्स में से ही रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, क्या वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं of their parents? So answer is no. Why no? Because जब रिप्रोडक्शन होता है जो सेल के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं वो इनहेरिटेंस की इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डीएनए. अगेन, जब रिप्रोडक्शन होता है तो एक सेल दूसरे सेल तक रिप्रोडक्शन इनहेरिटेंस की इंफॉर्मेशन को कैरी करता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए. लेकिन पेरेंट सेल के अंदर पहले डीएनए क्रिएट होता है, दो डीएनए क्रिएट होते हैं. दिस इज द ओरिजिनल डीएनए और दूसरा क्रिएट होता है द कॉपी ऑफ द ओरिजिनल डीएनए. और इसी डीएनए को कॉपी करने के लिए कुछ केमिकल रिएक्शंस होने ज़रूरी है. और ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होते. मतलब कि अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर होंगे, कुछ ना कुछ उसमें डिफेक्ट्स ज़रूर होंगे. और इसी डिफेक्ट की वजह से, ड्यू टू केमिकल रिएक्शन के डिफेक्ट की वजह से, जो कॉपीड डीएनए है उसके अंदर हमें कुछ वेरिएशंस देखने को मिलेंगे. अब यहाँ पर एक ही सेल के अंदर, जो ओरिजिनल सेल है उसके अंदर दो डीएनए हो गए. एक वन इज ओरिजिनल डीएनए एंड द सेकेंड इज द डुप्लीकेट कॉपीड डीएनए. अब यहाँ पर क्या होता है, इसमें से इस कॉपीड डीएनए को बाहर निकालना पड़ता है. लेकिन ये सेल सिंपली ऐसा तो नहीं कर सकता कि ओरिजिनल सेल खुद के पास ओरिजिनल डीएनए रखेगा और सिंपली जो कॉपीड डीएनए उसको बाहर निकाल देगा. ऐसा नहीं होगा. यहाँ पर किस तरीके से पूरा फंक्शन होता है, एक दूसरा सेल एपरेटस क्रिएट होगा और उसके बाद ये डीएनए दूसरे सेल के अंदर ट्रांसफॉर्म किया जाएगा. अब ये जो दूसरा सेल, जिस तरीके से यहाँ पे डीएनए यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होगा, उसके बाद ये दोनों सेल जो होंगे डेफिनेटली सिमिलर होंगे. ओरिजिनल सेल एंड कॉपीड सेल डेफिनेटली सिमिलर होंगे, लेकिन हम उनको आइडेंटिकल नहीं बोल सकते. क्यों? बिकॉज यहाँ पर जो डीएनए का कॉपी हुआ है और जो डीएनए दूसरे सेल में जाएगा वहाँ पर केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होते हैं और केमिकल रिएक्शन कभी भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकते. These two cell are of course similar, but they are likely to be absolute identical. The answer is, यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि ये सेल सिमिलर तो होंगे लेकिन क्या वो एब्सोल्युटली आइडेंटिकल होंगे? The answer to this question will depend on how accurately the copying reaction involved. नो बायोलॉजिकल रिएक्शन इज एब्सोल्यूट रिलायबल. यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि क्या वो एब्सोल्यूट होंगे, तो आंसर इज नो. क्योंकि वो डिपेंड करता है कि कितने परफेक्टली कॉपी किया जा रहा है और कोई भी बायोलॉजिकल रिएक्शन एब्सोल्युटली रिलायबल नहीं हो सकता. एंड देयरफॉर इट इज ओनली टू बी एक्सपेक्टेड दैट द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द डीएनए विल हैव सम वेरिएशन ईच टाइम. जितनी बार हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, हर एक इनहेरिटेंस के लिए जब वो डीएनए कॉपी होगा वहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस हमेशा होते रहेंगे. एज a result, the DNA copies generate will be similar but may not be identical to the original. और इसी वजह से, किस रीज़न की वजह से, बायोलॉजिकल रिएक्शन कभी भी रिलायबल, एब्सोल्युटली रिलायबल नहीं हो सकते. इसी रीज़न की वजह से जो डीएनए कॉपी होगा वो सिमिलर तो होगा लेकिन एब्सोल्युटली आइडेंटिकल नहीं हो पाएगा.
सम ऑफ दीज वेरिएशन माइट बी सो ड्रास्टिक, कभी कभी जब डीएनए कॉपी होता है, सेल में ट्रांसफ़र होता है, तब वो जो चेंजेस होते हैं वो इतने ज़्यादा ड्रास्टिक होते हैं कि द कॉपी डीएनए कैन नॉट वर्क विद द सेलुलर एपरेटस इट इनहेरिटेंस। मतलब कि जब वो कॉपी हो रहा है तब वो जिंदा ही नहीं रह पाएगा उन ड्रास्टिक चेंजेस की वजह से, एंड दैट सेल विल सिंपली डाई। On the other hand, there could still be many other variation in the DNA copies that would not lead to such a drastic outcome. Thus, the surviving cell are similar to but subtly different from each other. This inbuilt tendency of variation during reproduction is the basic for evolution, as we will discuss in the next chapter. और ये जो हम बात कर रहे हैं कि हर DNA कॉपी में कुछ ना कुछ वेरिएशंस होते हैं, उसी की वजह से जो बहुत बड़ा एक थियोरी है इवोल्यूशन, वो डिस्कवर हो पाई है। क्योंकि डीएनए में चेंजेस होते हैं, डीएनए में जो चेंजेस होते हैं वो बहुत सारे रीजंस की वजह से होते हैं। एनवायरमेंट अडेप्शन, क्लाइमेटिक कंडीशन एंड द इंटरनल बॉडी, जो पेरेंट की इंटरनल बॉडी कुछ चीज़ें सर्वाइव नहीं कर पाई, तो जो डीएनए कॉपी होता है वो उन चीज़ों को सर्वाइव करने के अकॉर्डिंग वो बनता है, कॉपी होता है, और उसी से धीरे धीरे करके इवोल्यूशन आता है। बहुत बड़ी थियोरी जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि जब भी डीएनए कॉपी होगा वहाँ पर वेरिएशंस होंगे, इसीलिए जो चाइल्ड होता है वो अपने पेरेंट के एब्सोल्यूट आइडेंटिकल नहीं होता। द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। अब क्या ये इम्पॉर्टेंस ज़रूरी है? क्या इवोल्यूशन ज़रूरी है? सो आंसर इज़ येस। क्योंकि जो भी वेरिएशंस हमारी ह्यूमन बॉडी में आते हैं, जो भी वेरिएशंस डीएनए में आते हैं, वो किन चीज़ों को ध्यान में रख के आते हैं? क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर, वाटर लेवल, पोल्यूशन एंड एक्सेट्रा। सो अगर आप देखोगे, पहले की जो पॉपुलेशन है वो कुछ चीज़ों को टॉलरेट नहीं कर पाती थी, लेकिन अब जो पॉपुलेशन आ रही है, अब जो जनरेशन आ रही है, वो उन्हीं चीज़ों को टॉलरेट कर सकती है। क्या रीज़न है इसके पीछे? क्योंकि जब पेरेंट्स से डीएनए कॉपी हो रहा था, तो ये जो सारे चेंजेस थे एनवायरनमेंट में, उस डीएनए कॉपिंग में कंसीडर किए गए। यहाँ पे जो कॉपीड डीएनए है, उन्होंने बाहर के एनवायरनमेंट, बाहर के क्लाइमेटिक कंडीशन को अडेप्ट किया और उसके अकॉर्डिंग डीएनए कॉपी किया गया, और वो जो वेरिएशंस है, वो जो अडेप्टेशंस है, वो आए चाइल्ड में। सो ये चीज़ देखा जाएगा कि जब भी क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती है या फिर कोई एनवायरमेंटल चेंज होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, सो वो सारी चीज़ें न्यू जनरेशन टॉलरेट कर सकती है, और पुरानी जनरेशन जो हमारे पेरेंट है वो नहीं कर सकते। और उसी के पीछे जो रीज़न है वो है वेरिएशन, राइट। सो ये इम्पॉर्टेंस है वेरिएशन का, कि वेरिएशन होना इसीलिए ज़रूरी है ताकि आगे के जो फ्यूचर सर्कमस्टांसेस हैं उन सिचुएशन में सर्वाइव किया जा सके। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। दो तरीके के रिप्रोडक्शंस होते हैं, सिंगल ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं रिप्रोडक्शन के, वन बाय वन हम देखेंगे। देयर आर टोटल 5 टाइप्स: फिजन, रीजेनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्पोर एंड स्पोर फॉर्मेशन। सो इन टोटल देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट इज फिजन। सो फर्स्ट इज फिजन। फिजन में जो सेल डिवीजन होता है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अपने सेल्स को डिवाइड करते हैं, जिसको फिजन कहा जाता है। एक सेल जब डिवाइड होता है, दिस इज नोन एज फिजन, विच लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। मैनी डिफरेंट पैटर्न ऑफ फिजन हैव बीन ऑब्जर्व्ड। फिजन के बहुत सारी तरीकों में हो सकता है। 2 पार्ट्स में डिवाइड होने को भी फिजन कहते हैं, मल्टीपल डिविजन को भी फिजन कहते हैं। सो बहुत सारे पैटर्न्स हैं फिजन के। मैनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, डिफरेंटली हम एक एक करके देखेंगे। मैनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ सिंपली स्प्लिट इनटू 2। जो बैक्टीरियाज और प्रोटोजोआ होते हैं वो 2 हाफ्स में स्प्लिट होते हैं। In organisms such as amoeba, the splitting of 2 cells during the division can take place in any plane. So जो amoeba में है वो splitting किसी भी तरीके से हो सकता है, जो division है वो किसी भी तरीके से हो सकता है। However, some unicellular organism
show somewhat more organization of bodies such as leishmania which is काला ज़र, यहाँ पे हम देख सकते हैं which have a whip-like structure at one end of the cell. In such an organization, binary fission occur in a definite orientation in relation to the structure. So amoeba में amoeba का जो सेल डिवीजन है वो एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से नहीं होता, लेकिन जो लेशमेनिया है उसका, जैसे हम यहाँ पर एक बॉडी डिज़ाइन देख सकते हैं, इस तरीके का इनका बॉडी डिज़ाइन है, वेब लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें एकदम डेफिनेट ओरिएंटेशन में उनका सेल डिवीजन होता है. Other cell organisms such as the malaria parasite Plasmodium divide into many daughter cell. जो मलेरिया पैरासाइट और जो प्लास्मोडियम है वो बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होता है साइमल्टेनियसली बाय मल्टीपल फ्यूजन. मतलब कि मलेरिया पैरासाइट और प्लास्मोडियम में एक ही टाइम पे मल्टीपल फ्यूजन्स देखे जाते हैं. नेक्स्ट, ईस्ट कैन पुट आउट स्मॉल बर्ड्स दैट सेपरेट एंड ग्रो. ईस्ट में छोटे छोटे बर्ड्स वो अलग से बाहर निकालती है और फिर वो सेपरेटली ग्रो होते हैं. सो यहाँ पर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजन देखे. फर्स्ट इन एमीबा जो कि बहुत ही डेफिनेट स्ट्रक्चर में नहीं होता. सेकेंड लेशमेनिया, उनका बहुत ही डेफिनेट स्ट्रक्चर में उनका फिजन किया जाता है. थर्ड इज मलेरिया पैरासाइट एंड प्लास्मोडियम जिसमें मल्टीपल फिजन टेक प्लेस होते हैं, एक ही बार में बहुत सारे फिजन्स होते हैं. एंड लास्टली इज ईस्ट जिसके अंदर ईस्ट स्मॉल बर्ड्स बॉडी के बाहर निकालती है और वो सेपरेटली ग्रो होते हैं. दिस इज कॉल्ड फिजन. नेक्स्ट इज फर्मेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन इज ऑल्सो बेसिकली सेम एज फिजन, लेकिन फिजन में जो फिजन होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है. फ्रेगमेंटेशन इज सीन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनका जो फंक्शन है जो बहुत ही सिंपल होता है. जो ह्यूमन्स है वो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ह्यूमन्स में हर एक सेल का, हर एक टिश्यू का, हर एक ऑर्गन्स का स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है. वो बहुत ही डेफिनेट पोजीशन पे स्ट्रक्चर्ड है. और ह्यूमन बींग्स में या फिर बाकी एनिमल्स में, बाकी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में फ्रेगमेंटेशन होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनकी बहुत ही डेफिनेट पोजीशन होती है और हर एक ऑर्गन इंडिविजुअली डिवाइड हो ऐसा पॉसिबल नहीं है. सो फ्रेगमेंटेशन उन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है जिनकी बॉडी बहुत ही सिंपल होती है. फॉर एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा. स्पाइरोगायरा क्या करती है, बेसिकली अपने सिंपली ब्रेक डाउन करती है इनटू द स्मॉलर पीसेस ऑन मैच्योरेशन. जैसे ही स्पाइरोगायरा मैच्योर हो जाता है वो अपनी बॉडी को स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करती है. दो स्पाइरोगायरा इज ऑल्सो अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बट बिकॉज ऑफ इट्स सिंपल बॉडी डिज़ाइन वो अपने आप को फ्रेगमेंट दैट इज ब्रेक डाउन इनटू पीसेस कर सकती है. नेक्स्ट इज रीजनरेशन. रीजनरेशन के अंदर हर कोई भी एक एनिमल है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर स्पेसिफिक हम एनिमल लेते हैं हाइड्रा एंड प्लेनेरिया. इन एनिमल्स के पास कैपेसिटी होती है कि अगर उनका कोई भी एक बॉडी पार्ट वो रिमूव करे और फिर वो जो बॉडी पार्ट है वो पूरे एक न्यू इंडिविजुअल में रीजनरेट हो. यानी कि कोई भी बॉडी पार्ट के पास कैपेबिलिटी रहती है रीजनरेट होने की. उस प्रोसेस को कहा जाता है, उस रिप्रोडक्शन को कहा जाता है रीजनरेशन. Many fully differentiated organisms have ability to give rise to the new individual organism from their body part. That is, if the individual is somehow cut or broken up into many pieces, many of these pieces grow into separate individual. अगर इनका कोई भी एक body part cut किया जाए या broke up हो जाए, so वो body part separate individual में grow किए जा सकते हैं. For example, Hydra and Planaria can be cut into any number of pieces and each piece grow into the complete organism. This is known as regeneration. जब वो piece complete एक उसमें grow हो जाते हैं, complete individual में grow होते हैं, उसको कहा जाता है regeneration. ये कैसे fission और fragmentation से अलग है. फिजन और फ्रेगमेंटेशन में वो जो एनिमल्स है, जो ऑर्गेनिज्म है, वो अपने पार्ट को डिवाइड करते हैं और फिर वो इंडिविजुअली ग्रो होते हैं. जैसे कि हमने देखा था फिजन के अंदर एमीबा और जो लेशमेनिया था वो क्या कर रहे थे, अपने बॉडी पार्ट्स को किसी तरीके से डिवाइड कर रहे थे, अपने ही पार्ट को, और उसके बाद वो
पार्ट्स इंडिविजुअली ग्रो हो रहे थे। सेम गोज विथ एमीबा, एमीबा में भी यही था कि एमीबा ने अपने बॉडी पार्ट को डिवाइड किया और फिर दोनों पार्ट इंडिविजुअली ग्रो हुए। फ्रेगमेंटेशन में भी हमने यही देखा कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो अपने बॉडी पार्ट्स को डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन रीजनरेशन में डिविजन नहीं हो रहा। रीजनरेशन में एक बॉडी पार्ट ब्रोकन अप हो रहा है या फिर कट हो रहा है और वो बॉडी पार्ट एक अलग से रीजनरेट होगा और उस प्रोसेस को बोला जाता है रीजनरेशन। जैसा कि यहाँ पर हमें हाइड्रा का एग्जाम्पल दिया है। हाइड्रा है, हाइड्रा को यहाँ पर 3 पीसेस में कट किया। अब ऊपर वाला जो पीस है उसके पास नीचे की हाफ बॉडी नहीं है, सो वो इस तरीके से पूरा रीजनरेट हो जाएगा। जो बीच वाला पीस है वो वापस से रीजनरेट होगा, एक कंप्लीट हाइड्रा बनेगा और नीचे वाले पोर्शन में भी ऊपर रीजनरेशन होगा और वो एक कंप्लीट हाइड्रा बन जाएगा, एक कंप्लीट इंडिविजुअल बन जाएगा और इस प्रोसेस को कहा जाता है रीजनरेशन। बडिंग। सो बडिंग के अंदर क्या होता है, बडिंग भी हाइड्रा के अंदर की जाती है। इसके अंदर क्या होता है, जो हाइड्रा है वो एक आउटग्रोथ क्रिएट करता है, उस आउटग्रोथ को कहते हैं बड। बड हाइड्रा के अंदर ही डेवलप होगा और जैसे ही वो बड पूरा मेच्योर हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली उस पेरेंट हाइड्रा में से डिटैच होगा और एक न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बन जाएगा। वहाँ पर हाइड्रा में एक स्पेसिफिक पार्ट होता है जहाँ पर वो बड ग्रो होता है और ये बड एक न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल में ग्रो हो जाएगा। एंड द लास्ट कम इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर ऐसा होता है कि कुछ प्लांट्स रूट्स, स्टेम और लीव से ही पूरा एक नया प्लांट ग्रो कर पाते हैं। और ये जो प्लांट्स होते हैं जो रूट, स्टेम और लीव्स से ग्रो होते हैं उनकी स्पीड ज़्यादा होती है अगर उनको सीड से ग्रो किया जाए। अगर लीव, स्टेम एंड लीव से हम ग्रो करेंगे तो डेफिनेटली वो जल्दी ग्रो होंगे विथ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर पेरेंट प्लांट। अगर कोई भी एक पेरेंट प्लांट की लीफ ली और उसको ग्रो किया गया तो वो ज़्यादा जल्दी ग्रो होगा विथ रिस्पेक्ट टू सीड। और ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जो कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ग्रो होते हैं, लाइक शुगर केन, रोज, ग्रेप्स, sugar cane for the agriculture purpose. Plant raised by vegetative propagation can bear flowers and fruits earlier than those produced from seeds। जैसा अभी हमने बात की कि अगर सीड से ग्रो किया जाए तो ऐसे प्लांट्स के फ्लावर्स एंड फ्रूट्स लेट आएंगे एज कंपेयर टू डन थ्रू देयर रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके सीड्स की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है फ्रूट्स देने की। सो ऐसे प्लांट्स जिनकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है फ्रूट्स आगे देने की, उनके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, उनके फ्रूट, स्टेम्स एंड लीव्स के थ्रू हम आगे वापस उस पूरे प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। Another advantage of vegetative propagation is that all the plant produced are genetically similar enough to the parent plant to have all the characteristics। मतलब कि ऐसे plants जिनको हमने vegetative propagation से grow किया है उनके पास वो सारी characteristics रहेगी जो उनके parent plant के पास थी। Similarly, bud produced in the notches along the leaf margin of bryophyllum fall on the soil and develop into the new plant। सो यहाँ पर ये जो ब्रायोफाइलम की जो लीफ है वो इसी तरीके से ग्रो होती है, जैसे ही वो सॉइल पे गिरती है वो अगर उसको वहाँ पे सारे जो न्यूट्रिशंस है वो मिल गए सो वो लीफ एक न्यू प्लांट में डेवलप हो जाएगी। Next come to spore formation. Even in many simple multicellular organisms, specific reproductive part can be identified. The thread-like structure that develop on the bread, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, they are not reproductive part. On the other hand, the tiny blob on a stick structure are involved in the reproduction. The blobs are spongia, which contain cell or spores that can eventually develop into new rhizopus individuals. The spores are covered by thick wall that protect them until they come into the contact with another moist surface and can begin to grow। So यहाँ पर क्या होता है, जो ब्रेड मोल्ड होता है उस पर हाइफा होता है, हाइफा ऑफ द ब्रेड मोल्ड, जिसको राइजोपस कहते हैं। जो राइजोपस होता है वो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होता, लेकिन राइजोपस के एक टाइनी ब्लॉब ऑन अ स्टिक स्ट्रक्चर होता है, जो हम ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। दीज आर टाइनी ब्लॉब ऑन अ स्टिक स्ट्रक्चर एंड दीज आर इन्वॉल्व इन अ रिप्रोडक्शन।
द ब्लॉब आर स्पोरेंजिया, और ये जो ब्लॉब्स होते हैं दीज आर स्पोरेंजिया, which contain the cell or the spores that eventually develop into new rhizopus। ये जो spores होते हैं इसके अंदर होता है sporangia, इसके अंदर होते हैं छोटे 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 राइजोपस, जो कि एक बार जैसे ही डेवलप हो जाते हैं ये एयर में स्कैटर होने लग जाते हैं, और इसके मदद से इसी के थ्रू न्यू राइजोपस इंडिविजुअल ग्रो होना स्टार्ट होते हैं। So rhizopus is not the reproductive part, but the reproductive part is tiny this blob on a stick structure। और ये जो ब्लॉब्स होते हैं दीज आर स्पोरेंजिया, और इन स्पोरेंजिया के पास होते हैं राइजोपस, जो कि जैसे ही पूरे फुली डेवलप हो जाते हैं दीज आर स्कैटर्ड इन द एयर एंड मेक्स द न्यू राइजोपस इंडिविजुअल। दिस इज नोन एज स्पोर्स फॉर्मेशन, जो कि स्पोर्स के थ्रू एक न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करता है। All these mode of reproduction that we have discussed so far allow the new generation to be created from a single individual। These all are asexual reproduction, जहाँ पर single individual से reproduction हो रहा है, इसीलिए इनको बोलते हैं asexual reproduction। Next video में we'll talk on the sexual reproduction।